जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने रसायन विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वनस्पति विज्ञान से। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। तो क्योंकि दिन का जो समय होता है मरुस्थल में तो तापमान बहुत अधिक होता है दिन के समय, जिसके कारण अधिकांश जो प्राणी तथा कीट होते हैं वो रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। जीवधारियों में से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जीवधारियों को, और जिनमें से 15 जो है वो धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। जो बीज रहित टमाटर की पैदावार के लिए हार्मोन ऑक्सिन जो होता है वो उत्तरदायी होता है। ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। सूची एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रम को सूची 2 कोशिकांक से सुमेलित कीजिए और सूचक के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। खनिज उद्गरण यानी कि खनिजों का आवागमन जीव द्रव्य कला से होता है। श्वसन सूत्रकणिका और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। जो राइबोसोम है वो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या फिर प्रोटीन की कार्यशाला होती है राइबोसोम। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू जो है वो रूपांतरित तना होता है आलू, क्योंकि आलू की जो सतह होती है उस पर आँखें पाई जाती है और इन आँखों में अंकुर उपस्थित होते हैं, जो कि ये अंकुर फिर बाद में शाखाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो ये जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, जिनका उपयोग उद्योगों में भी होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन फल का है अंडाशय। फल का है अंडाशय। जो परागन होता है, परागन के पश्चात अंडाशय जो है वहाँ से फल का निर्माण होता है, ऐसा ही है। बीज का है बीजांड। बीजांड से बीज का विकास होता है। काष्ठ का है तना, क्योंकि तने का विकास जो होता है वो काष्ठ से होता है। और मंड का है पत्ती। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया के समय पत्तियाँ जो होती है वो मान का निर्माण करती है। तो उसमें ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कि दोनों आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं? तो सिर्फ स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग प्रदान करता है, सेलुलोज नहीं करता है। ये एक ही पदार्थ है, लेकिन इन दोनों मतलब स्टार्च और सेलुलोज जो है इन दोनों की उत्पत्ति जो है पादपों से होती है। स्टार्च पादप में संचित रहता है, जबकि सेलुलोज जो होता है कोशिका भित्ति का अति महत्वपूर्ण अंग है ये। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो सही होगा। अर्गटिज्म यानी कि टॉन्टी रोग किसके उपभोग से होता है? तो संदूषित अन्न के या प्रदूषित जो अन्न होता है तो उससे होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है? वो है कवक मूल। उच्च पादपों की जड़ें और जो कवक तंतु होते हैं उनके बीच की जो सहजीविता होती है उसको हम कवक मूल कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? वो है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके धान की पैदावार को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। पादपालय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए। तो ऑप्शन से सही होगा इसमें कि नियंत्रित जो परिस्थितियाँ उसमें पौधों को उगाने के लिए पादपालय एक सुविधा है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की होती है। जो कैफीन अगर हम देखें कोला में कैफीन होता है, कार्बोनिक पानी, ग्लूकोज, चाशनी का रंग होता है, फ्रक्टोज होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें वो सही होगा। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है?
कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। और जो कैनोला तेल है वो हृदय के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और उस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो फफूंद से होती है। इसमें पैरों का फटना, कटना, मोटा होना, उसमें खुजली होना, ये इस बीमारी के लक्षण होते हैं। ये जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उसमें ये अधिक पाई जाती है ये, क्योंकि जहाँ लोग नंगे पैर पाँव चलते हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा कि एपीफाइट जो है यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर है। एपीफाइट्स को अधिपादप भी कहते हैं। अधिपादप जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, पर ये परजीवी नहीं होते हैं। ये परजीवी नहीं रहते, बस दूसरे पौधे को केवल सहारे के लिए उपयोग करते हैं ये। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन से पादप स्तंभ कतरन द्वारा प्रवर्तन किए जाते हैं? तो वो है बोगनविलिया, कोको और अंगूर। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है कि गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकता है? ये सही है। ऑप्शन बी सही है इसमें। इस प्रश्न में दो वक्तव्य, एक कथन को ए तथा कारण को आर कहा गया है। दोनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। सही है। असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है, एक नहीं होता है। एक तो संतृप्त जो वसा होती है उसमें कम जो होता है एक आबंध होता है, लेकिन जो असंतृप्त वसा होती है उसमें कम से कम द्विआबंध होते हैं। और द्विआबंध का बहु आबंध होने के कारण ही असंतृप्त वसा जो होती है संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इसमें पहला सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चीनी उत्पादन प्रकरण में शीरा एक उपोत्पाद है। सही है। चीनी कारखाने में चीनी मिलों से निकाली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ये भी सही है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो चीनी का उत्पादन गन्ने के अतिरिक्त हम चुकंदर जो होता है चुकंदर उनसे भी किया जा सकता है। तो इसमें तीसरा गलत होगा, पहला और दूसरा सही है। इस प्रश्न में दो वक्तव्य, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। कथन ए, सेलुलोज छिद्र रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही है ये। छिद्र रोग शीशा या फिर शेटर प्रूफ शीशा, शेटर प्रूफ शीशे बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीसेकेराइड जल में विलयशील नहीं है। जो पॉलीसेकेराइड जो है, सेलुलोज जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड ही है जो कि जल में विलयशील नहीं है, यानी कि सेलुलोज जल में विलयशील नहीं है। तो इसमें दोनों ही सही है। ऑप्शन ए सही होगा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? जो पत्ता होता है वो घट में रूपांतरित होता है। बी सही है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल रंग का, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है वो। और ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं नीले और लाल रंग जो होता है उसको ज़्यादा अवशोषण तीव्रता से करते हैं इनका, इसलिए पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान नीले और लाल रंग का अवशोषण करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीनहाउस गैस मीथेन के स्रोत है? तो धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु जो वो जुगाली करते हैं और आर्द्र भूमि। तो चारों ही है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी जो है वो एक कीटभक्षी पादप है। यह कीटों और अन्य जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। तो ऑप्शन बी सही होगा।
प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अन्य फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, तो ये सही है, अंतर फ्लोरा। तो ऑप्शन बी सी होगा, सही होगा दोनों ही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौसम्बी के पौधे का प्रवर्तन कलम्ब बंद तकनीक द्वारा होता है और चमेली के पौधे का प्रवर्तन दाब तकनीक द्वारा होता है, तो इसमें दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, वो है वर्तिकाग्र, तो ऑप्शन डी सही होगा। कुछ वनस्पति जातियां कीटहारी होती है क्योंकि वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है तथा इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजन पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर रहती है, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। क्योंकि कीट पक्षी जो पादप होते हैं मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन हो वो न्यून हो, यानी कि कम हो, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीट पक्षी पादप कीटों पर निर्भर होते हैं और उनका शिकार करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। MON 863 मक्का की एक किस्म है। ये निम्नलिखित में से किस एक कारण से समाचारों में थी कि यह जननिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नासी जीव प्रतिरोधी क्षमता है। तो मक्का की जो जड़ है उसमें लगने वाले कीट जो होते हैं, जड़ों में लगने वाले कीटों के लिए ये एक प्रतिरोधी है, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफाकर्कास के अलावा पैग्ना मिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है, तो भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैग्ना मिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है और पैग्ना मिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिससे वे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। जो पैग्ना मिया पिनाटा है, एक तो वो भारत के जो शुष्क यानी कि सूखे क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसलिए ये उत्तम विकल्प है। दूसरा कि जो पैग्ना मिया पिनाटा है उसके बीजों में लिपिड अंश जो होता है बहुतायत में आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। ये जो पेड़ होते हैं पैग्ना मिया पिनाटा, इन पेड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो ये वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। ये जड़ें होती है वो ऊर्जा से वंचित रह जाती है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किन कुछ जातियों को जैव परागनाशी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप तीनों को, तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी के जो नाइट्रोजन है उसके यौगिक तत्व के रूप में जोड़ देता है, तो इसलिए जैव उर्वरक के रूप में काम आता है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की जो दर होती है वो घट जाती है, जो फल की श्वसन की दर जो होती है वो घट जाती है, इसलिए तो ऑप्शन सी सही होगा। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश जो मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलहार रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं, तो कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता पर्ण की जगह काटे, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। तीनों ही सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है कि प्रत्यात्मक ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, यानी कि जो मुक्त ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा प्रकाश संश्लेषण में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया था, इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया है, वो तंबाकू, कोको और रबड़, तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बुट्टी के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता थी क्योंकि यह पाया गया है यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है, तो ऑप्शन जो डी होगा
वो सही होगा। जो नेपाल के जो हिमालय की तलहटी उसमें बिच्छू बुट्टी प्राकृतिक रूप से जंगलों में उगते हैं। हिमालय जो बिच्छू बुट्टी होते हैं वो ये जो पौधे होते हैं वो भूसंकलन और कटाव को रोकने में मदद करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं पाई जाती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानी होती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वे होती है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ये सी सही होगा, पहला और तीसरा, क्योंकि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो पादप और प्राणी दोनों में पाई जाती है ये, तो दूसरा गलत होगा। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो है कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। अब हम देखेंगे जंतु विज्ञान। एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है तो वह नागराज, जो बिल्ली में रहने के साथ साथ घोंसला भी बनाता है, जिसे हम किंग कोबरा भी कहते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सुमेलित है? तो वर्णांतता, हिमोफीलिया, दात्र कोशिका अवरक्ता, लिंग संलग्न। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनीय भ्रूण की शुष्कन में रक्षा करती है? वो है उल्व। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? वो है रिफेम्पिसिन। तो ऑप्शन डी सही होगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अगर हम मानव शरीर का सामान्य तापमान देखें वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसको हमें केल्विन में बताना है तो 37 में अगर हम 273 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 310 केल्विन। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान है? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो चारों ही विद्यमान है प्रोटीन में, तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन या ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो कंठ के नीचे पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि होती है वहाँ से स्रावित होता है। और इन दोनों हार्मोनों में मुख्य तौर पर आयोडीन जो खनिज होता है वो पाया जाता है, और आयोडीन की कमी होने की अवस्था में घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग वो हो जाता है। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाले यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को ऐक्यकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए बताया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। उपरोक्त विवरण में विज्ञान के क्षेत्र के इस महान व्यक्तित्व का उल्लेख है, वो है लिनस कार्ल पॉलिंग। बी सही होगा इसमें। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे घातक रोग का रूप धारण कर लेता है जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उत्खनन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ तक पहुंच गया के विरुद्ध संघर्ष में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा के संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट रोग है वो है कैंसर। ऑप्शन ए सही होगा। आयुर्विज्ञान के इतिहास की निम्नलिखित 4 विज्ञानकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी? तो वो है प्लास्टिक शल्य चिकित्सा यानी कि प्लास्टिक सर्जरी 1827 में। अंग प्रत्यारोपण यानी कि शरीर के किसी अंग को दूसरे के शरीर में लगाना, ये 1954 में। फिर उपमार्ग शल्य जो चिकित्सा है यानी कि शल्य क्रिया से रक्त के बहाव को मोड़ना 1960 में हुआ था। और प्रज्ञनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी 1978। उसमें सबसे पहले 1827 यानी कि प्लास्टिक शल्य चिकित्सा हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है यक्ष्मा। भारत में आज
रोग निवारण कार्य के लिए पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है, वह है जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया जो है वो, तो ऑप्शन सी सही होगा। जीरोपैथेलमिया विटामिन ए की कमी से होता है और इस बीमारी में मरीज को रात में दिखाई नहीं देता और उसकी जो आंखें होती है, आंखें में जलन होती रहती है ये, तो ऑप्शन जीरोपैथेलिया सही होगा। विटामिन ए की कमी होती है इसमें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर से उत्तर चुनिए। तो विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम जो होगा वो होगा पेप्सिन, यानी कि जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो अमाशय जो है उसमें बनता है और ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अगर हम हार्मोन की बात करें, हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है और प्रोटीन कीरेटिन, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित जो प्रोडो का एक सामान्य रोग है वो है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से ही रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, अपारा के संपर्क से, तो इसमें जो बी होगा वो सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? तो अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, तो डी ऑप्शन तीनों से होता है। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों के नीचे लिखे सभी रोगों में से क्या होने की संभावना सिवाय फ्लूओरिस के, तो ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम तथा पोटेशियम तत्व। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय, हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे ऊपर से जो वसा होती है हमारे शरीर के ताप जो होता है उसको बचा के रखता है, ऊष्मा को बचा के रखती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? वो है परावर्तु, तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा वो सही होगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा। अच्छा, अभिगमन का सही अनुक्रम है तो सबसे पहले तो फुफ्फुस के द्वारा होता है, यानी कि फेफड़ों के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा और फिर उत्तक के द्वारा, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। पित्त पिंड का पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहमति है तो वह है अंडाशय, तो ऑप्शन बी सही होगा। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2 होती है भैंस के दूध में, और गाय के दूध में 4.4 होती है, तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है हृदय धमनियाँ। हृदय के रक्त का करने वाली हृदय धमनियाँ कहलाती है। ग्रीवा धमनियाँ जो होती है वो रक्त को सिर तक ले जाती है। यकृत धमनियाँ रक्त को यकृत तक ले जाती है और फुफ्फुस धमनियाँ फेफड़ों तक ले जाती है, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है 46 ग्राम, 46 ग्राम जो होती है, और अगर गर्भवती महिला है तो 47 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। मलेरिया, मलेरिया रक्त कोशिका, पहले का पार्ट मलेरिया जो होता है रक्त कोशिका प्रभावित होती है। फाइलेरिया लसिका पर्व, जो फाइलेरिया है उससे जो लसिका पर्व है वो प्रभावित होता है। मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क शोध का अगर हम देखें तो वो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। श्वेत रक्तता से अस्थि मज्जा, तो ऑप्शन इसमें बी जो होगा वो सही होगा। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। प्रतिजन
यानी कि एंटीजन भी कहते हैं, प्रतिजन सही है। एक जीव के संपूर्ण संजीवन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम सन 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था, वो था यीस्ट था। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित तीनों कथनों पर परीक्षण कीजिए। संसाधित मांस एक शीघ्र विनिष्य खाद्य है। सभी शीघ्र विनिष्य खाद्य बंद डिब्बों में पैक किए जाते हैं और बंद डिब्बों में कभी कभी संसाधित मांस नहीं रखा जाता है। तो उपयुक्त में से क्या निष्कर्ष, कौन सा एक प्राप्त होता है निष्कर्ष? तो संसाधित मांस सदैव बंद डिब्बों में पैक किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें जो संसाधित या प्रसंस्कृत जो मांस होता है सदैव टीन के डिब्बों में सीलबंद होते हैं वो। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो लीब्रिज ने दिया था। विकास का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। और एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना, इसका सिद्धांत हमने दिया था बीटल, बीक और टेटम ने। और ओपेरॉन अवधारणा का जो सिद्धांत है वो दिया है जैकब और मोनो ने। तो ऑप्शन जो इसमें बी होगा वो सही होगा। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाले पक्षी विलुप्त हो गए। वो पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? वो था डोडो। डोडो नामक एक चिड़िया थी ये। ऑप्शन बी सही होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो वायवीय होगा। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, जो मानव के लिए अति पोषक तत्व होता है ये। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। मलेरिया, प्रोटोजुआ, ये रोग है और ये जीव है। तो मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। पोलियो विषाणु, तपेदिक जीवाणु और दाद कवक। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक प्रकार है जो उत्पन्न होता है रक्त का स्कंदन न होना, यानी कि रक्त का थक्का न बनना। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। पेट और शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए उपयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर एंडोस्कोपी जो है आधारित होती है। जब चींटियां काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है, तो वो फॉर्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेत्रदान के प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो वो कॉर्निया होता है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। कॉर्निया के सूखने और सख्त हो जाने की वजह से ही अंधापन हो जाता है। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एड्रेनलिन जो है वो क्रोध और भय और खतरा, यानी कि शरीर में जब क्रोध भय खतरे के समय ये सक्रिय हो जाता है एड्रेनलिन शरीर में। एस्ट्रोजन हार्मोन है एक अंडाशय, एस्ट्रोजन स्त्री के अंडाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन की अगर हम बात करें, इंसुलिन ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होता है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। और जो फेरोमोन जो है वो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। तो इसमें ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। सूची 1 औषधि और रसायन को सूची 2 के साथ उनके प्रयोग के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एट्रोपिन जो होता है वो है तारा पुतली विस्फारण, यानी कि आँखों की जांच से पूर्व तारा विस्फारण करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इथर स्थानीय संज्ञाहरण, यानी स्थानीय संज्ञाहरण के रूप में जो शल्य क्रिया के समय मरीज को दर्द में आराम देने के लिए इसका इथर का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ और पाइरेब्रियन यानी कि मच्छर नियंत्रण। तो ऑप्शन जो इसमें डी जो होगा वो सही होगा कि पाइरेब्रियन जो है वो मच्छर, मक्खी या अन्य कीटों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? वो है रॉयल हीमोफीलिया। तो ये सही होगा। रॉयल इसलिए क्योंकि जो रानी विक्टोरिया है वो इस रोग से ग्रसित, इसकी मरीज थी ये, और उनसे ही ये हीमोफीलिया जो है साई वंश में है। इसका मतलब यानी कि उनके शरीर पर अगर एक बार रक्त आना शुरू हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। काला एक खनिज अधिक मात्रा में होता है, खेसारी दाल में होता है। ऑप्शन ए सही होगा।
कथन है मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, तो गलत है, पुरुष की होती है। स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो सही है, स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में एक्स और वाई। रेशम का कीड़े अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु रेशा पैदा करता है, तो कोशित अवस्था में। ऑप्शन सी सही होगा। सूची एक रोग है, सूची 2 रोग के प्रकार से सम्मिलित करना है। सूची के गुण का प्रयोग, तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। डायबिटीज़ अगर हम देखें तो वो है हार्मोन की गड़बड़ी। रिकेट्स की बात करें तो हिंताजन्य रोग और रिंग वर्म यानी कि कवक संक्रमण, तो ऑप्शन ए बी सही होगा। रिंग वर्म यानी कि जिसमें त्वचा पर धब्बे और जो दरारें पड़ने लगती है वो होती है इससे। और रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ऑप्शन बी सही होगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। जो हमारा रक्त का ग्लूकोज स्तर होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है अंतरस्रावी ग्रंथियाँ और 2 है स्रावित हार्मोन। अगर हम देखें जनन ग्रंथि की बात करें तो जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि की बात करें पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोन। इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑप्शन बी होगा, सॉरी सी जो होगा वो सही होगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण है लैक्टिक एसिड का संचय, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो, तो ऑप्शन डी सही होगा। सिलिका जल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जल जो होती है वो नमी सोख लेती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेत्रदान में दांत की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, कोर्निया को, तो ऑप्शन ए सही होगा। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, वो होगा ORH माइनस। जो ओ रक्त जो होता है वो रक्त वर्ग सर्वदाता होता है क्योंकि इनके रक्त में प्रतिजन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आनुवांशिकी में उपलब्धि और वैज्ञानिक। जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज लेडरबर्ग ने की थी। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना मार्गन ने की थी। इकोली से DNA पॉलीमरेज का विनियोजन कॉर्नबर्ग ने किया था और संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना वो खुराना ने की थी, तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा वो सही होगा। DNA की निम्नलिखित में से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है, तो 2 रजकों की पूरकता, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। इसमें जो DNA जो होता है उसका द्विकुंडलीकरण, द्विकुंडली यानी कि डबल हेलिक्स होने से, तो ऑप्शन ए सही होगा। अरूपांतरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में से कैंसर कोशिका दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये पदार्थ है और शरीर क्रियात्मक भूमिका। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है ये। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मृषण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम यानी कि और अंतःप्रद्रवीय जालिका कोशिकांग है ये, तो अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस कहते हैं इसको, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। इसमें बहुकोशिक
बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं उसमें प्रक्रमित जो कोशिका मृत्यु होती है उसको एप्टोसिस कहते हैं हम। अगर हम बात करें बदलाव के एकत्र होने के प्रभाव को काल प्रभावन कहते हैं। या किसी ऊतक या अंग में विघटन होने से उसके क्रियाकलाप में कमी या उसकी रचना में कमी को हम अपहार्शन कहते हैं। और बहुकोशिकीय जंतु में अनियमित मांस के फटने को ऊतकक्षय कहते हैं। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।